सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है 4.317। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर 5 से ज़्यादा या 5 उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं तो वो राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंड ऑफ करके उसका एक नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे तो 5 है नहीं या 5 से ज़्यादा है नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, ये एग्जांपल गलत है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये देखो 4.3178 मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, ठीक है। ये बोल रहा है मोर देन 5, ओके, मान लो यहाँ और। ओके स्टूडेंट्स, अब तो 6 हो गए। अब मुझे ये बोल रहा है कि अगर किसी के मोर देन 5 आ जाते हैं तो उसका जो सिग्निफिकेंट जो फिगर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है 1 से, मतलब वो राउंड ऑफ कर जाता है, मतलब इसका फिर ये आ जाएगा। ओके, क्लियर? यस, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो अब हम स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट देखते हैं कि सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है। होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। इफ़ द डिजिट इन्वॉल्व्स इज़ लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया था मोर देन 5 वाला केस, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं लेस देन 5 वाला केस। इट इज़ नेग्लेक्टेड एंड द प्रीडिसिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। मतलब अगर 5 से कम आया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा ना डिक्रीज़ होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ़ द डिजिट हैपन्स टू बी 5, अगर 5 डिजिट आ गए, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो गए, द लास्ट मेंशन्ड और प्रीसीडिंग significant figure is increased by 1 only in case it happens to be odd। अगर लास्ट का जो नंबर है वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो वो एक इंक्रीज़ कर जाएगा। इन केस अगर वो इवन फिगर है, अगर लास्ट का जो डिजिट है वो इवन है तो वो अनचेंज रह जाएगा, वो वैसा का वैसा है वैसा ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? ये एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ। ये वाला एग्जांपल मैंने जो यहाँ पे मेंशन किया है वो नहीं दूंगी। ये क्या बोल रहा है? 5 डिजिट्स। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 5 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके, 5 ही हैं, काउंट करके देख लेना। हाँ, 5 ही। अब 5 यहाँ पे इसने बोला है, तो ये क्या है? यहाँ पे जो प्रीसीडिंग फिगर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। लास्ट जो मेंशन्ड नंबर है ना, ये इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 1। अगर तो ये ऑड होगा, मतलब 5 क्या है? 5 आपका ऑड नंबर है या इवन नंबर है? मुझे बताओ। ऑब्वियसली ऑड है, तो ये क्या कर जाएगा? ये इंक्रीज़ कर जाएगा बाय 1। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये बेसिकली ये नंबर आ जाएगा आपका, फिर ये नंबर बच्चा लोग आपका आ जाएगा 5.1236, ये नंबर आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे पहले ही आपको ये नंबर दिया गया होता, पहले ही आपको ये वाला नंबर दिया गया होता, तो क्या हो जाता? ये तो इवन नंबर है, तो क्या हो जाता है? ये अनचेंज्ड रहता, ये वैसा का वैसा ही आपका नंबर रहता। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज आई एम पुटिंग माई ऑल एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल अलग है बट बात सेम कही गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस? ड्यूरिंग कैलकुलेशंस जनरली देयर इज़ अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फैक्टर लेबल प्रोसेस और यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। अब कैलकुलेशंस के दौरान हमें ज़रूरत पड़ जाती है कई बार यूनिट्स को
एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के लिए। अब हम कई बार मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ती है? ये हमें कैलकुलेशंस ईजी बनाने के लिए, या जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसमें कोई अड़चन आ गई, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। और इस मेथड को हम बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड, या फिर यूनिट फैक्टर मेथड, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज़ रीड कर लेना, और ये बहुत मस्त एग्जाम्पल है, प्लीज़ इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे फिज़िकली क्लासीफाई किया जाता है। मैटर को 3 जगहों में, 3 स्टेट्स में, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ उनको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ इसको कहीं पे बना लेना, ठीक है। वैसे तो ये सारे नोट्स ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आप लोगों के लिए, बट दिस चार्ट विल बी रियली ओके स्टूडेंट्स। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करो ना करो। अगर आपको अभी नहीं लिखना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, इट्स फ्री टू टेक स्क्रीनशॉट एंड आई एम ऑल्सो अलाउिंग यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कैसे उनके फिज़िकल क्लासिफिकेशन किए गए हैं। प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब वॉल्यूम को हम देखेंगे। जो वॉल्यूम सॉलिड में होती है वो डेफिनाइट होती है, लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनाइट होती है, लेकिन गैसेस में वॉल्यूम क्या होती है, वो इनडेफिनाइट होती हैं। सॉलिड में जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है, ठीक है। जैसे आप आइस को देख लो, आइस की जो शेप होती है वो डेफिनाइट होती है, वो कभी बार बार तो बदलती है नहीं, ठीक है। लिक्विड की जो शेप होती है वो इनडेफिनाइट होती है, और गैसेस की शेप भी इनडेफिनाइट होती है। सॉलिड के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि जो स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स में वो भी बहुत कम होती है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में मॉडरेट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो गैस है वहाँ पे नेग्लिजिबल, मतलब ना मात्र होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। लिक्विड में फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम, वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और गैसेस में फ्री टू मूव एवरीवेयर, कहीं पर भी वो जा सकते हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पेस ही वहाँ होती है। सबसे कम स्पेस होती है सॉलिड में, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा भी होता है, और जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली अरेंज्ड भी होते हैं, ठीक है। कौन? मॉलिक्यूल्स, किसके? सॉलिड के। ओके स्टूडेंट्स, अब वही बात यहाँ पे आ गई, जो सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, जो लिक्विड होता है वो स्लाइट ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेस होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रेट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस गैसेस में होती है, इसलिए वो फ्रीली कहीं पे भी मूव कर देता है, और उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेग्लिजिबल, बिल्कुल नामात्र और वेरी लो होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखेंगे कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती नहीं है, ठीक है। लिक्विड की भी होती नहीं है, ठीक है। और जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। सॉलिड एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, वेरी लिटल, बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंशन वो करता है हीटिंग के दौरान। उसमें लिक्विड में भी बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंशन होती है हीटिंग के दौरान, और जो गैसेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होती है हीटिंग के दौरान। जो सॉलिड होता है वो सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, जो लिक्विड होता है वो रिजिड तो नहीं होता लेकिन वो फ्लूइड होता है, ठीक है। और गैसेस होता है वो भी रिजिड नहीं होता, वो भी फ्लूइड होता है। अब सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। और जो गैसेस होती है वो भी फ्लो कर सकती हैं, तो वहाँ पे भी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। सॉलिड डिफ्यूजन, they can diffuse due to kinetic energy of liquid oblique gases, ठीक है। जो सॉलिड होते हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की मदद से, किसकी? लिक्विड और गैसेस की। जो लिक्विड होते हैं वो भी डिफ्यूज़ कर सकते हैं, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी फास्ट, और जो रेट होता है डिफ्यूजन में
लिक्विड में डिफ्यूजन करने का वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और गैसेस में, गैसेस कैन डिफ्यूज एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ वेरी फास्ट, उसमें भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो भी डिफ्यूज कर सकती हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कैसे मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया गया है। मैटर दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए होते हैं, फर्स्ट मिक्सचर्स, सेकंड प्योर सब्सटेंसेस। एंड मिक्सचर फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, एंड प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो भी फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में। अब हम देखते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का, ठीक है, और वो स्प्लिट नहीं कर सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सिंपलर होता है, ठीक है। और बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल मेथड। वो केमिकल मेथड से भी बन सकते हैं, वो फिजिकल मेथड से भी बन सकते हैं, ठीक है। There are 114 elements known to us, out of which 92 are naturally occurring, while the rest have been prepared artificially. स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है कि 114 एलिमेंट्स को हम जानते हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचर से हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं, वो नेचुरल होते हैं, और जो बाकी होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए होते हैं, कहीं लैब्स में, कहीं मतलब किसी भी फिज़िकल या फिर केमिकल मीन से वो बनाए गए होते हैं। लेकिन 92 जो होते हैं एलिमेंट्स वो हमें नेचर से या नेचुरली हमें प्राप्त होते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ये हमने पढ़ा है, ये हमने 10th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी एंड मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ भी। हमारा 3rd चैप्टर था स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट। कंपाउंड्स, a compound is a pure substance made up of 2 or more elements combined in a definite proportion by mass, which could be split by suitable केमिकल मैथड्स, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बना हुआ होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके। लेकिन कंबाइन कैसे होते हैं? वो एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन होते हैं, ठीक है। डेफिनाइट प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं, और जो कि स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबल केमिकल मेथड से ही स्प्लिट कर सकते हैं बच्चा लोग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम कंपाउंड की, कि कंपाउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ द सेम एलिमेंट बाय मास। ये हमने पढ़ चुका है पहले ही डेफिनेशन में। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर मेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आप H2O की फॉर्मेशन देख लो। H2O इज़ अ कंपाउंड, ओके स्टूडेंट्स। H2O क्या है? ये एक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कभी भी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मेल नहीं खाएंगी। और ये क्या है? ये एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ओके स्टूडेंट्स। मतलब वाटर की प्रॉपर्टीज़ कभी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मैच नहीं करेंगी, और ना ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कभी वाटर से मैच करेंगी, ओके स्टूडेंट्स। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। कंपाउंड्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मैं आपको आगे बताऊंगी क्या चीज़ें होती हैं होमोजीनियस, ओके। कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। कंपाउंड को 2 फर्दर क्लासिफाई किया गया है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिकॉल करो, थोड़ा सा रिकॉल करो बच्चा। एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 कैटेगरीज में। कैसी? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स जो है यहाँ पे मैंने चार्ट में मेंशन नहीं किया, आप कर लेना, इट इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आप फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, और अच्छा भी लगेगा और जल्दी समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड में आप देखिए, कंपाउंड में भी ये फर्दर 2 में क्लासिफाइड है। किस में? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक क्या होता है बच्चा लोग।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है, जैसे कि मिनरल्स नॉन लिविंग से हमें मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल्स हो गए एंड लाइमस्टोन्स हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर दोज विच अकर इन लिविंग सोर्सेज, ठीक है, जैसे प्लांट्स से हमें मिलते हैं, एनिमल से हमें मिलते हैं। दे ऑल कंटेन कार्बन कंटेन करते हैं ये। कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑयल्स, वैक्स, फैट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं और क्या क्या उनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस होती हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मिक्सचर्स। अब हम देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स आगे किन फर्दर टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। मिक्सचर इज अ combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the components do not lose their identity। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का, या फिर हम कंपाउंड्स का भी कर सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। अब आपने कंपाउंड में पढ़ा था डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं होता है बच्चा लोग। यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शन में आप उनको मिक्स कर दो वो मिक्स हो जाते हैं, उसी को हम मिक्सचर बोल देते हैं। सो दैट क्यों वो एनी प्रोपोर्शन में मतलब कंपाउंड जो है, मिक्सचर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में किसी भी प्रोपोर्शन में, ताकि जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ ना करें, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को लूज़ ना करें। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एयर भी एक तरह का मिक्सचर है। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। एयर जो है उसमें कई तरह की गैसेज होती हैं, जैसे कई बार आपको हाइड्रोजन मिल जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, CO2 मिल जाएंगी, और भी अदर गैसेज होती हैं, तो हुआ ना ये मिक्सचर। लेकिन एक बात सुनो मेरी, कभी भी ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता, नाइट्रोजन अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता है, ठीक है, CO2 अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं करता, और ना ही हाइड्रोजन अपनी आइडेंटिटी यूज़ करता है, और ना ही अदर गैसेस अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं। सबकी आइडेंटिटी जो होती है वो बिल्कुल एकदम सिक्योर्ड होती है, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ नहीं करते, भले ही वो कॉम्बिनेशन होते हैं, भले ही वो मिक्सचर्स होते हैं, भले ही वो कंबाइन किए हुए होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, मिक्सचर बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अभी आपसे कोई ये भी पूछ ले मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत ही आसानी और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बता सकते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस नहीं है, और ये सिमिलैरिटी भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मिक्सचर्स जो हैं वो फिर फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो मिक्सचर्स में। फर्स्ट है होमोजीनियस, सेकंड है हेट्रोजीनियस। फर्स्ट मूव टू होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सैम्पल, ठीक है, सेम कॉम्पोजिशन होता है पूरे के पूरे सैम्पल में, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सच मिक्सचर्स कैन नॉट बी सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, they are also called solutions. Example of homogeneous mixture are air, sea water, gasoline, brass etc. ठीक है स्टूडेंट्स, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होमोजीनियस के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी सीन नहीं कर पाते, नहीं देख पाते, ठीक है। और इन होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर का, जैसे एयर हो जाता है, सी वाटर हो जाता है, गैसोलाइन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। Heterogeneous mixtures contain of two or more parts which have different composition
These mixtures have visible boundaries of separation between the different constituents and can be seen with naked eyes. Example, sand and salt, okay, chalk powder and water, etc. तो स्टूडेंट्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो थ्रू आउट सेम नहीं होता गाइस, ओके, और जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट की, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की बाउंड्रीज होती हैं वो विजिबल होती हैं, आप उन्हें देख सकते हो, अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हो। एग्जांपल देखते हैं हम इसका, सैंड एंड सॉल्ट। आप सैंड और सॉल्ट को मिक्स करोगे तो आप उनकी बाउंड्रीज भी देख सकते हो और उनकी कॉम्पोजिशन भी आपको थ्रू आउट सेम नहीं दिखेगी, ओके। चॉक पाउडर इन वाटर, आप देखते हो अगर आप चॉक पाउडर को किसी वाटर ग्लास में डालोगे तो फिर जो चॉक पाउडर होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा। आपको वाटर अलग और चॉक अलग, उनकी बाउंड्रीज आपको अपनी नेकेड आई से दिखाई देंगे, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो आपको भी देखने में ऐसा लगेगा कि वो डिफरेंट है, वो थ्रू आउट सेम नहीं है, ठीक है। अब आप आसानी से डिफरेंशिएट भी कर सकते हो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ conservation of mass given by Antony Lavoisier in 1789. It states that matter can neither be created nor be destroyed. तो स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को हम पढ़ के आ चुके हैं गाइस, ठीक है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें एंटनी लवॉइसियर ने दिया था, कौन से ईयर में, 1789 में। और इस लॉ में ये बताया गया है कि जो मैटर होता है उसे हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर का जो मास है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, आप इसके आगे लिख लेना, एक केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, ये दोनों सेम ही होते हैं। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लुईस प्राउस्ट in 1799, which state that a chemical compound always consists of the same element combined together in the same ratio, irrespective of the method of preparation or the source from where it is taken. तो स्टूडेंट्स, इस लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन कंपोजिशन में क्या बताया गया है, ये लॉ हमें लुईस प्राउस्ट ने 1799 ईयर में दिया था, ठीक है। और इस लॉ में ये स्टेट किया गया है कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है वो ऑलवेज कंसिस्ट करता है सेम एलिमेंट्स को, ठीक है, जो कि कंबाइन किए हुए होते हैं सेम रेशियो में। और जो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है या सोर्स बोल देते हैं फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन, वो इर्रेस्पेक्टिव होता है, ठीक है, वो सेम नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इट इज़ प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803. दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine to form two or more compounds, then the different mass of one element which combine with a fixed mass of other bear a simple ratio to one another. तो स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है ये प्रपोज किया गया था डाल्टन के द्वारा 1803 ईयर में। और ये लॉ हमें बताता है कि जब कोई दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं फॉर्म करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, तो जो मास होता है वन एलिमेंट का वो डिफरेंट होता है दूसरे से। और जो कंबाइन करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स जो भी कंबाइन करते हैं वो कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास में दूसरे के फिक्स्ड मास, ठीक है, और वो बियर कर लेते हैं एक सिंपल रेशियो टू अनदर, मतलब वो रेशियो फॉर्म करते हैं, ठीक है, 1:2 फॉर्म कर लेते हैं किसी में H2O में, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब वो अपना जो मास होता है, जैसे दो आपके कोई भी एलिमेंट फॉर्म करेंगे, दो कोई कंपाउंड या दो से ज़्यादा कंपाउंड, तो जो मास होगा
एक एलिमेंट का वो डिफरेंट होगा और जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा वो फिक्स्ड होगा, तो वो बियर कर लेते हैं एक, तो उनको जब हम कंबाइन करेंगे ना तो एक फिक्स्ड आपके पास, एक सिंपल सा और एक फिक्स्ड सा आपके पास रेशियो आ जाएगा। तो आपको रेशियो पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितने रेशियो में मास उनका कितने रेशियो में कंबाइन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे गे लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स given by Gay-Lussac in 1808. According to this law, when gas combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. तो स्टूडेंट, इसमें गे-लुसाक ने ये बताया है कि जब जो गैसेस होती हैं वो कंबाइन करती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन को, तो वो कंबाइन करती हैं एक सिंपल रेशियो में, जो कि रेशियो बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है और प्रेशर होता है वो भी सेम होता है। मतलब इसमें आप समझो कि जो गैसेस होती हैं वो कंबाइन होती हैं, जब वो कंबाइन होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एक सिंपल रेशियो से कंबाइन होती हैं, और वो सिंपल रेशियो किसके बेसिस पे होता है, वो वॉल्यूम के बेसिस पे होते हैं। जबकि वो जब कंबाइन कर रही होती हैं या कंबाइन करने के बाद उनका जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है वो सेम होता है, दोनों की तरफ से सेम टेम्परेचर आता है और दोनों की तरफ से सेम प्रेशर भी आता है। और जब वो तैयार हो जाती हैं तब भी उनका जो ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैव सिंपल रेशियो 1:1:2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है, हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोराइन इज इक्वल्स टू हाइड्रोक्लोराइड। ओके, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल ये दिया गया हुआ है और आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। एवोगाड्रो लॉ in 1811 given by Avogadro. According to this law, equal volumes of gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. ये लॉ हमें एवोगाड्रो ने दिया था 1811 ईयर में। इस लॉ के अकॉर्डिंगली एवोगाड्रो हमें बोलते हैं कि जो इक्वल वॉल्यूम, जो गैस होती है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सेम टेम्परेचर। जब गैस का सेम टेम्परेचर हो और सेम प्रेशर हो तो जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल होना चाहिए गैसेस का, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इक्वल ही कंटेन करने होने चाहिए। अब हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, ये हमने पहले भी देखी हुई है, ये हमने 9th क्लास में भी देखी हुई है और अभी ये हमारे सिलेबस में आई है। तो स्टूडेंट्स, ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होते हैं वो टाइनी इनविजिबल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिनको हम एटम, जिनको डाल्टन ने एटम बोला है, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड अदर प्रॉपर्टीज़। अब डाल्टन हमें बोलते हैं कि जो एटम होता है हर एलिमेंट का वो आइडेंटिकल, वो सेम होता है शेप में, साइज़ में, मास में, और कोई भी उसकी अदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एटम की सेम होती हैं जब जो एलिमेंट होता है वो सेम होता है। मतलब सेम एलिमेंट का एटम, जितने भी एटम हो उन सब की जो शेप होगी, साइज़ होगा, मास होगा, या फिर जो भी और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। ये हमें डाल्टन बताते हैं। डाल्टन बोलते हैं कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में, मतलब हर एक प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट होगी, किनकी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स की, ठीक है। अब हमें डाल्टन बोलते हैं जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन।
डाल्टन बोलते हैं कि जो एटम होता है वो बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन में टेक पार्ट करती है। उसके बाद डाल्टन हमें बोलते हैं कि एटम कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब डाल्टन हमें बताते हैं कि जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एक होल नंबर के रेशियो में, ताकि वो एक कंपाउंड बना सकें, और उस कंपाउंड को डाल्टन ने मॉलिक्यूल्स बोला है। अब हमें डाल्टन बोलते हैं कि एटम जो है वो न कभी बनाया जा सकता है, वो उसे न कभी डिवाइड किया जा सकता है और न ही उसे कभी तोड़ा जा सकता है किसी केमिकल या फिज़िकल चेंज के दौरान। ठीक है, ये बात हमें डाल्टन बताते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाल्टन के अकॉर्डिंगली होती हैं। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। नाउ अब हम देखते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्या एटम होता है और क्या मॉलिक्यूल्स होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इज कॉल्ड एन एटम। अब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना एलिमेंट में, जो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, उसे हम एटम बोलते हैं। वाइल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ओके, होप आपको इनके अंदर का डिफरेंस पता चल गया होगा। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है, एलिमेंट का है, और जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है, सब्सटेंस का है। जो एटम है वो मे एंड मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। अब हम देखते हैं होमोएटॉमिक क्या होता है और हेट्रोएटॉमिक क्या होता है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स are made up of atoms of same element and heteroatomic molecules are made up of atom of different element have different atomic, ठीक है, एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग, मतलब बिल्कुल सेम एलिमेंट्स के एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग तो हेट्रोएटॉमिक्स होते हैं, होमोएटॉमिक होते हैं जो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं। और जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के, ठीक है, जिनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है, उनके एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्रायएटॉमिक एंड आप बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक। ठीक है, अब हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन आइसोटॉप या फिर कार्बन 12 एटम एंड 1 AMU is equals to 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड करो। जो एक AMU होता है बेटा, वो क्या होता है, उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो मास होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 मास के, किसके 1/12 मास के, कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से। ठीक है, इक्वल होता है, उस मास को हम बोलते हैं AMU। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, टुडे AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U। हम कई जगह U भी लिख देते हैं, जिसे हम रेफ़र करते हैं यूनिफाइड मास। आप इसकी जो फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। AMU की कई बार पूछी जा सकती है, अभी ही मेरे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें भी पूछी गई थी स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड
as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12. तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट या फिर किसी ऑफ एन एटम या फिर किसी एलिमेंट जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12. ठीक है, इसको हम निकालेंगे कैसे? एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट आउट. ओके, हम इसको निकालेंगे कैसे? मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम 12C. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass. ये एक क्वांटिटी होती है किसी एलिमेंट की जिसका जो मास होता है ग्राम में वो एकदम न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे नहीं, अपने ही एटॉमिक मास. ठीक है बच्चा, इसमें बोला गया है कि जो क्वांटिटी होती है किसी एलिमेंट की उसका मास ग्राम में वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है अपने ही एटॉमिक मास के. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोले तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ द ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम. ठीक है, पहली वाली लाइन मुझे पता है बिल्कुल ही कान उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी ये बिल्कुल सीधी हो गई है. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसे अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल के साथ. द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU. ठीक है, देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 G. फैबुलस, बिल्कुल ही इजी था. ऐसे में अगर आपको कई बार क्वेश्चन भी दिए जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन बच्चा लोग ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, इतने ज़्यादा खुश मत हो बिल्कुल ही, क्योंकि इतने सिंपल आपको वो क्वेश्चन देंगे नहीं, बिकॉज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड. नाउ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12. It expresses as to how many times the molecules of a substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon. Okay students, hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना बच्चा, वो क्या होता है? वो एवरेज रिलेटिव मास होता है ना एक मॉलिक्यूल का, उसके कंपैरिजन में. ठीक है, वो कंपेयर्ड होता है किसके? टू द मास ऑफ, जो मास होता है कार्बन 12 एटम का, उससे कंपेयर्ड होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. ठीक है, देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज़ 44 AMU. ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ गया होगा. और ये हमें ऑब्टेन कैसे होगा? इट इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. ठीक है, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनसे अगर आप उसकी एडिशन कर देते हो तो आपको आपका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा. नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एक्चुअली में ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? अ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इन सिंपलर terms, molecular mass of a substance expressed in gram is called its gram molecular mass. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम उसे बोल देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, बहुत आसान है.
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 AMU। ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 G। बहुत आसान है, ठीक है, बट बच्चा खुश मत हो, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे। मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक masses of the element present in one formula unit of a compound. It is used for the ionic compound। ठीक है स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है, ये सम होता है किसका, एटॉमिक मास का, एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम होता है, जो कि प्रेजेंट किया जा सकता है एक फार्मूला में, एक फार्मूले की यूनिट ऑफ कंपाउंड में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स क्या क्या, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। As there are atom in exactly 12 gram of pure carbon 12. A mole represents a collection of 6.022 into 10 raised to power 23 एवोगाड्रो नंबर है ये बेटा, केमिकल यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखो कि मोल क्या होता है। एक सिंपल सा वर्ड है आपके पास मोल, ठीक है, आप पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, आगे जाके मोलैलिटी भी पढ़ लोगे, न्यूमेरिटी भी पढ़ लोगे, लेकिन बेटा आपको मोल का मतलब नहीं पता तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर लोगे आप। तो व्हाट इज़ मोल, ठीक है, मोल की डेफिनेशन देखो। मोल क्या है, मोल एक अमाउंट है सब्सटेंस की, ठीक है, जो कंटेन करती है सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स, ठीक है, जो कंटेन करती है अपने अंदर केमिकल यूनिट्स, लेकिन वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एज देयर आर एटम्स, और जो एटम्स होंगे उस केमिकल यूनिट्स के अंदर वो एग्जैक्टली 12 ग्राम के होंगे, उनकी प्योर कार्बन 12 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जो मोल होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर केमिकल यूनिट्स को, ठीक है, इतनी सारी केमिकल यूनिट्स को एक मोल जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मोलर मास क्या होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है, वो क्या होता है, वो इसका मोलर मास होता है, ठीक है। नाउ मोलर वॉल्यूम, बेसिकली व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, the volume occupied by 1 mole of any substance is called its molar volume। वो वॉल्यूम जो कि आपको मिलती है, ठीक है, एक मोल से, उसे हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ कर के आपको किसी भी सेंटेंस की ऐसा नहीं सोचना बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बट अगर आपको हिंदी पता होगी ना देन इट विल बी जस्ट वेरी वेरी ईजी बीजी टू यू, ओके। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, ओके, VM से ये डिनोट होता है। 1 मोल ऑफ ऑल गैसियस स्टेट एट 273 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर occupies a volume equal to 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर, ठीक है। ये आपको कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, मोलर वॉल्यूम्स बताई गई हैं गैसेस की, प्रेशर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो द यूनिट ऑफ मोलर वॉल्यूम इज़ लीटर पर मोल और मिलीलीटर पर मोल। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालोगे। द मास परसेंटेज ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन। जो मास परसेंटेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है,
उसे हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है। नाउ एम्पेरिकल फार्मूला and molecular formula. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atom present in a compound. तो स्टूडेंट्स जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। ठीक है, जो आपका रेशियो होता है वो किसी होल नंबर में आपको बताया गया होता है या फिर आपका आता है, उसे वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और वो जो रेशियो होता है वो किसका होता है, वो एटम्स का होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल CH इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH। उसके बाद आप देख लेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसमें कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस टाइप के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर दर्शाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, C6H6 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, मतलब कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल में कितने टाइप के एटम्स हैं वो एग्जैक्टली ये बता रहा है। जैसे कंपाउंड तो आपका C और H बन के बन गया। ठीक है, C और H बन के बन गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये इन दोनों में कितने एटम है ये वो भी बता रहा है। ठीक है, मतलब 6 इसमें है और 6 ही इसमें है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इट इज़ वेरी इजी बात, लेकिन कई बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कई बच्चों को समझ में नहीं आती है। डोंट वरी, आई एम देयर विद यू। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, अब द टू फार्मूलाज आर रिलेटेड एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को हम मिला दें तो हमारे पास एक नाम आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। और अगर हमें N ही निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही ईजी सी बात है, बट ये जो आपके पास ये जो दी गई है ना ये फार्मूलाज, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे साथ साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करेंगे एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। नाउ केमिकल इक्वेशंस। बेसिकली में केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है, किसे हम केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं, ये हम इस चीज़ को इस पैराग्राफ में हम जाने। सो chemical equation, short and representation of a chemical change in term of symbols and formulae of the substance involved in the reaction is called chemical equation। तो हम chemical equation उसे बोलते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट, एक केमिकल चेंज आपको दिया गया है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इन द टर्म ऑफ सिम्बल्स में, फॉर्मूलाज को यूज़ करके। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो चीज़ आपने रिप्रेजेंट की उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। द सब्सटेंस दैट रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं केमिकल चेंज को ब्रिंग आउट करने में, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। Whereas जो substances that are produced as a result of the chemical change are known as products। और जो substance हमें मिलते हैं reactants के रिएक्ट करने के बाद उन्हें हम बोलते हैं products। ठीक है, बेसिकली ये है बच्चा लोग, ये है A प्लस B इज इक्वल्स टू C प्लस में D। तो बच्चा लोग ये जो दोनों है
एलिमेंट कह लो, कंपाउंड कह लो, ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और ये आपको मिले हैं, किसका रिज़ल्ट है ये, इन दोनों के रिएक्शन का आपके पास रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो ये उनका रिज़ल्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके पास प्रोडक्ट्स हो जाएंगे बच्चा लोग, प्रोडक्ट्स। ओके, होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं बेटा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्लियर है तो बेटा मैं तो पूरा एफ़र्ट्स लगा रही हूँ, बाकी पता नहीं फिर मेरा एफ़र्ट कहाँ जा रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं, द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट्स जो कंज्यूम्ड हो जाते हैं पहले ही, या फिर वो किसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी आ गई आपकी आखिरकार, है ना। चलो फिर मोलैरिटी भी पढ़ेंगे, पहले हम मास परसेंटेज पढ़ लेते हैं। मास परसेंटेज इज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट पर 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बेटा ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूलेज़ हैं, ये आपको याद करने हैं और आपको ये देखना है कि आपको ये कैसे पुट इन करने हैं। ठीक है, कहीं पर अगर आपको बोला गया है मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चले जाएगा। ये जो है ये आपका नीचे आ जाएगा। मतलब सब कुछ इन्हीं फार्मूले के ऊपर बेस है, आपको घबराना नहीं है। बाकी इसमें कोई समझने वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, नाउ मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द solution. It is denoted by the symbol M. Measurements in molarity can be changed with the change in temperature because solutions expand or contract accordingly. ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी एक सॉल्यूशन की हम तब बोल सकते हैं जब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, एक सॉल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि डिसॉल्व हुए हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, ये डिनोट किया जाता है एम सिंबल से। और मेजरमेंट जो होता है मोलैरिटी में वो चेंज होता रहता है विद द चेंज। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आता है वैसे वैसे मोलैरिटी की मेजरमेंट में चेंज आता है, क्योंकि रिएक्शंस जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्सपैंड भी होते हैं और कंट्रैक्ट भी होते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में। ठीक है, अब हम देखेंगे द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मास एंड मोलर मास। ये मास और मोलर मास से भी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट, मास सॉल्यूट का मास अपॉन में मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोलर जो सॉल्यूट का मोलर मास है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सॉल्यूशन की वॉल्यूम से। ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन टर्म ऑफ वेट मोलैरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन M इंटू V मोल पर लीटर। ठीक है,
अब हम मोलैरिटी की इक्वेशन देखेंगे कि क्या मोलैरिटी की इक्वेशन है। ये 5 मार्क्स में आती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। ओके, तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी इक्वेशन में हम ये जानेंगे कि कैसे हम वॉल्यूम ऑफ डेफिनाइट सॉल्यूशन जो कि रिक्वायर्ड की जाती है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए फॉर अदर मोलैरिटी को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, वेयर यहाँ पे जो m1 है ना बच्चा वो इनिशियल मोलैरिटी है, जो m2 है वो मोलैरिटी ऑफ द नेक्स्ट सॉल्यूशन है, और जो v1 है वो इनिशियल वॉल्यूम है, और v2 जो है वो वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है मोलैरिटी। Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per 1000 gram, मतलब 1 kg of solvent. Molarity is expressed as m. ठीक है, molarity is equals to moles of the solute upon weight of solvent in grams में, ठीक है, into 1000. नाउ मोल फ्रैक्शन हम देखते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स solute and solvent present in the solution. It is expressed as x. तो स्टूडेंट्स जो मोल फ्रैक्शन होता है वो एक रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है? रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का जो कि एक कंपोनेंट में होते हैं टू द नंबर ऑफ मोल्स जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन ही बोल दो उनको, एज अ कलेक्टिवली सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर हमें निकालना है तो मोल ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट जो होता है प्लस में अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये आप करके भी देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। यू शुड सॉल्व इट and you will get the answer. If you get then you are very lucky, if you not get then also, but probably you will get because all the concepts I had made you understand. So students, the link for this PDF is given in the description box. Chapter 1 is completed. Congratulations. And students, please if you like my video then like it. If you don't like it then you are best and free to tap on that dislike button. If you want to make me videos on the topic on which you are the most confusing in, so students please write in the comment section. And students, there is one request, please don't take my personal number. Okay students, please don't take my personal number to talk with me. Okay, I have come across with many cases that students take my personal number, but please students don't take my personal number. There is a comment section given below, you can write your comments over there. Okay students, so thank you for watching. Hope this video help you a lot, and I will be giving the in the description this PDF's link, and please try to solve the questions which are mentioned over there, like 1 mark question with answer, okay, 2 marks question with answer. These are given with answer, okay, but try to solve without seeing at having a look at the answers. Okay students, thank you so much. Hope it helped you a lot, and I will be making more and more videos in chemistry session. Thank you so much students.